प्राचीन भारत की कहानियों में एक ऐसा नाम बार बार आता है जो सिर्फ इंसानों की दुनिया तक सीमित नहीं था। एक ऐसा राजा जिसके दरबार में जादू, रहस्य और न्याय तीनों का अद्भुत संगम था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महान शासक राजा विक्रमादित्य की। एक ऐसा निडर चरित्र जो आधी रात को घने अंधेरे में अकेले शमशान जाने का हौसला रखता था और जिनके न्याय के किस्से आज सदियों बाद भी हमारे बीच जिंदा हैं। अब चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। सोचने वाली बात है कि एक तरफ वो राजा है जिसकी कहानियां भूतों, वितालों और उड़ने वाले जादुई सिंहासनों से जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ वही राजा भारत के उस ऐतिहासिक कैलेंडर का संस्थापक भी है जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल का विरोधाभास? एक तरफ एकदम डरावनी जादुई लोक कथाएं और ठीक दूसरी तरफ एक बेहद ठोस सांस्कृतिक विरासत। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। भाग 1, उज्जैन का पराक्रमी राजा। कहानी हमें ले जाती है पहली शताब्दी ईसा पूर्व की भव्य उज्जैन नगरी में। शिप्रा नदी के किनारे बसा वो शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हर तरफ विद्वानों की चर्चाएं और महाकालेश्वर मंदिर की गूंज। इसी माहौल में पले बढ़े युवा विक्रमादित्य का एक बहुत ही शानदार किस्सा है। एक बार उनके गुरु ने पूछा कि भाई, एक राजा के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसकी तलवार या उसकी बुद्धि? विक्रम का जवाब बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उन्होंने बेझिझक कहा कि बिना न्याय के तलवार सिर्फ एक अत्याचार है और बुद्धि महज एक छल। मतलब उनका मानना था कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अटूट नैतिकता और न्याय में है। भाग 2, शकों पर ऐतिहासिक विजय। अब देखिए, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। पिता के निधन के बाद विक्रम को अपने ही बड़े भाई के अत्याचारी शासन के कारण वनवास झेलना पड़ा, और इसी मुश्किल दौर में एक बहुत बड़ी आफत आ गई, मध्य एशिया से आए शकों का भयंकर आक्रमण। उन्होंने सीधे उज्जैन पर कब्जा कर लिया, लेकिन विक्रम ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ अपनी तलवार के दम पर नहीं बल्कि एक गजब की सैन्य रणनीति से शकों को पछाड़ा। उन्होंने दुश्मन को 3 तरफ से घेर लिया। सामने से सीधा हमला, दूसरी तरफ से उनकी रसद यानी सप्लाई लाइन काट दी, और तीसरी तरफ से पीछे से जोरदार प्रहार। इस तिहरे वार ने शकों की अजेय सेना की कमर तोड़ दी और उन्हें हमेशा के लिए वहां से खदेड़ दिया। इस शानदार जीत के बाद उनका साम्राज्य सिर्फ मालवा या गुजरात तक सिमट कर नहीं रह गया। विक्रमादित्य सही मायनों में एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उनका दबदबा बिना किसी युद्ध के ही अरब देशों और यूरोप तक फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि दूर दूर से अरब के व्यापारी उनके दरबार में केवल न्याय की आस में आते थे। यहाँ तक कि यूनानी और रोमन लेखकों ने भी एक ऐसे भारतीय राजा का जिक्र किया है जिसके राज्य में मानो सोने की नदियां बहती थीं और जिसकी न्यायप्रियता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। भाग 3, वेताल और रहस्यमयी सिंहासन। राजकाज वापस हाथ में आने के बाद विक्रमादित्य ने अपना मशहूर नवरत्न दरबार सजाया। इसमें 9 अद्वितीय विद्वान थे, जिनमें महाकवि कालिदास का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वही कालिदास हैं जो शुरुआत में इतने नासमझ थे कि उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे, लेकिन राजा के संरक्षण में वो एक महान कवि बन गए। खैर, जब दरबार का काम खत्म होता और पूरा उज्जैन सो जाता, तब ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावना मोड़ ले लेती थी। 25, जी हाँ, ये संख्या हमें सीधे ले जाती है उज्जैन के बाहर उस सुनसान खौफनाक शमशान की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ एक पुराने पेड़ पर एक शव उल्टा लटका रहता था, वेताल। विक्रमादित्य ने पूरे 25 रातों तक उस घने अंधेरे में उस आत्मा को पकड़ने की जो कोशिश की, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई तलवारों वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही थका देने वाला मानसिक और नैतिक चक्र था जिससे राजा को हर रात गुजरना पड़ता था। होता कुछ यूं था कि वेताल राजा को एक कहानी सुनाता और अंत में न्याय से जुड़ा एक बेहद उलझा हुआ सवाल पूछता। शर्त एकदम साफ थी, अगर राजा को सही जवाब पता है और वो चुप रहा तो उसका सर फट जाएगा, और अगर वो बोला तो वेताल वापस उड़कर पेड़ पर जा लटकेगा। असल में वेताल कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वो राजा की बुद्धि, धैर्य और न्याय की सबसे कठिन परीक्षा ले रहा था। आखिरकार 25वीं रात को राजा के सटीक न्याय से संतुष्ट होकर वेताल ने भी हार मान ली।
अब 25 के बाद एक और दिलचस्प संख्या आती है 32। इस संख्या का नाता वेताल से नहीं बल्कि एक बेहद चमत्कारी सिंहासन से है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र का बनाया हुआ वो जादुई सिंहासन विक्रमादित्य के बाद सदियों तक जमीन के नीचे दबा रहा और बहुत समय बाद उसे राजा भोज ने खोज निकाला। उस भव्य सिंहासन में 32 पुतलियां जड़ी हुई थीं। जब राजा भोज ने उस चमचमाते सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। उन 32 पुतलियों ने एक एक करके उन्हें टोक दिया। हर एक पुतली ने विक्रमादित्य के निस्वार्थ और निष्पक्ष न्याय की एक अनोखी कहानी सुनाई और राजा भोज से सीधा सवाल किया, क्या आप वाकई न्याय के इस महान आसन पर बैठने के लायक हैं? हर कहानी सुनने के बाद राजा भोज को अपनी कमियों का गहरा एहसास हुआ। उन्हें बार बार ये मानना पड़ा कि विक्रमादित्य जैसी महानता और निस्वार्थ भाव उनके अंदर नहीं है। ये किस्सा हमें बहुत खूबसूरती से बताता है कि सत्ता की कुर्सी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वो चरित्र और योग्यता का प्रमाण होती है। भाग 4 विक्रम संवत का महत्व। जादुई सिंहासन और उड़ने वाले वेतालों की दुनिया से जरा बाहर आते हैं और बात करते हैं उस असल ऐतिहासिक विरासत की जो विक्रमादित्य हमारे लिए छोड़ गए। देखिए, बड़े बड़े राजाओं के भव्य महल और किले आज मिट्टी में मिल चुके हैं। वो 32 पुतलियों वाला जादुई सिंहासन भी कहीं वक्त के साथ खो गया। लेकिन 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने की खुशी में जो विक्रम संवत शुरू किया गया था, वो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे हमारा रोज का पंचांग हो, दिवाली होली जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार हों, या फिर हमारे पारंपरिक विवाह के मुहूर्त, ये सब आज भी उसी विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से तय किए जाते हैं। ये उनका एक ऐसा ऐतिहासिक योगदान है जिसने मानो समय को ही अपनी मुट्ठी में बांध लिया हो। भाग 5 इतिहास या केवल लोक कथा। अब इन सब बातों के बाद इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम और बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या राजा विक्रमादित्य सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या फिर वे सिर्फ हमारी लोक कथाओं की एक शानदार उपज है? दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार आज भी इस मुद्दे पर दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ कई आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि विक्रमादित्य के नाम का कोई भी सीधा शिलालेख या उनके समय का कोई ठोस सिक्का खुदाई में अब तक नहीं मिला है। पुरातत्व के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा निराश करता है। लेकिन दूसरी तरफ उनका इतना विशाल सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव है जिसे सिरे से नकारना बिल्कुल नामुमकिन है। भौतिक सबूतों की कमी और सांस्कृतिक प्रमाणों का ये भारी भरकम पलड़ा एक बहुत ही उलझी हुई ऐतिहासिक पहेली खड़ी कर देता है। जो लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य सच में थे, वे मुख्य रूप से 3 बहुत ही मजबूत प्रमाणों की बात करते हैं। पहला, 2000 से भी ज्यादा सालों से बिना रुके चलने वाला विक्रम संवत। अब सोचने वाली बात है, कोई भी काल्पनिक व्यक्ति इतना सटीक और व्यापक कैलेंडर कैसे बना सकता है? दूसरा प्रमाण है महाकवि कालिदास का साहित्य, जिसे आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अगर कालिदास का वजूद सच है तो उनका राजा झूठा कैसे हो सकता है? और तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण है खुद उज्जैन का भूगोल, जहां आज भी विक्रम टेकरी पूरी शान से मौजूद है। और ये तमाम सबूत हमें एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि शायद विक्रमादित्य महज एक नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उपाधि थी। उज्जैन के उस शूरवीर राजा ने न्याय और साहस का एक ऐसा अद्भुत पैमाना तय कर दिया कि आने वाली सदियों में जो भी राजा महान और न्यायप्रिय होता, वो खुद को विक्रमादित्य कहलवाने में फक्र महसूस करता था। गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। राजा विक्रमादित्य का चरित्र इतना विशाल था कि वो सिर्फ एक इंसान की पहचान से उठकर पूरी की पूरी एक परंपरा बन गया। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक ऐसे विचार पर आकर रुकता है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये संभव है कि किसी महान शासक की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत जमीन में गड़े पत्थरों या सिक्कों में नहीं होता, बल्कि वो सबूत करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन में, उनके साहित्य में और न्याय की उस अटूट विरासत में बसा होता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी अमर रहती है? शायद यही राजा विक्रमादित्य की असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल बाद भी हमारे दिलों पर राज कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।